हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो अभी पिछली बार हमने पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट विद ग्राफ्स। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ दी फैक्टर्स। वे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि स्पीड जो है वो रिएक्शन की तेज़ कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो वो जितने फैक्टर्स हैं सारे के सारे पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल एग्जांपल्स को करेंगे। तो ध्यान से करते रहो, नोट्स बनाते रहो, लिखते रहो अपनी अपनी कॉपी में। सबसे पहला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हेडिंग क्या है इस टॉपिक की, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर करते हैं। नंबर 1, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या, रिएक्टेंट। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो क्या है कि अगर आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाओगे और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी अपने आप ही। इसका मतलब होता है कि आप ना अगर रिएक्टेंट का क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, क्या मतलब ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो ये टाइम के साथ साथ कम होने लगेगा। रिएक्टेंट क्या होता है, टाइम के साथ साथ डिक्रीज़ होता है। तो अगर आपको रिएक्शन की स्पीड तेज़ करनी है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते रहो, है ना। ये मान लो रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, इसमें प्रोडक्ट बन के जा रहा है यहाँ से। तो ये जो रिएक्टेंट है इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है यानी रिएक्टेंट की, वो लगातार क्या होगी, घटेगी। तो मान लीजिए पहले इतना था फिर इतना हो जाएगा, और ये पहले 0 था ये यहाँ तक पहुँच जाएगा। बट इससे क्या होगा कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर घटेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, घटेगा। तो अगर यहाँ पे और रिएक्टेंट डालते रहो आप टाइम के साथ साथ, लगातार आप रिएक्टेंट और डालते रहो तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होती रहेगी, बढ़ती चली जाएगी। तो हम कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है ऑन इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन of reactant keeping temperature constant। ये बात ध्यान रखना कि ये जो बात करी जा रही है वो टेम्परेचर कांस्टेंट पर करी जा रही है। नंबर 2 इज़, ये बात समझ में आ गई आपको। नंबर 2 कि इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, क्या इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा। तो इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, इट डिपेंड्स अपॉन दी टाइप ऑफ रिएक्शन यू आर डिस्कसिंग अबाउट। तो इट डिपेंड्स अपॉन, ये डिपेंड करता है किस पे, अपॉन टाइप कौन सा है रिएक्शन का, टाइप ऑफ रिएक्शन। मान लीजिए फॉर एग्जांपल यू हैव एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक वो रिएक्शन होती है जो हीट एब्जॉर्ब करती है। क्या करती है, हीट एब्जॉर्ब करती है। तो हीट एब्जॉर्बर जो होती है रिएक्शन, दे एब्जॉर्ब हीट। उनको रिएक्शन के लिए ना क्या होना चाहिए, हीट एब्जॉर्ब करते हैं, वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं। तो हम कहते हैं दे एब्जॉर्ब हीट। तो जितना ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेंगे उतना ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन होगी। तो हम कहेंगे कि इन दीज रिएक्शन मोर द टेम्परेचर इंक्रीज। जैसे जैसे टेम्परेचर को क्या करोगे आप, इंक्रीज़ करोगे। यानी देखो जो रिएक्शन हीट लेके होती है, अगर उसका टेम्परेचर और बढ़ाओगे तो उसकी रिएक्शन और तेज़ होने लगेगी। इसी बात को मैं लैंग्वेज में लिख रहा हूँ कि एंडोथर्मिक रिएक्शन जो रिएक्शन एब्जॉर्ब करती है हीट को, वो क्या होता है, इन दिस रिएक्शन मोर द इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे आप क्या करोगे, टेम्परेचर को बढ़ाओगे, है ना, मोर क्या होगा, मोर द स्पीड यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझ में आई बात। चलो दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है इसके अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या करती है, ये हीट फेंकती है बाहर। यानी कि जब ये, जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड है ना, उसको आप अगर
वाटर के साथ मिलाओगे तो बनेगा CaOH का होल ट्वाइस, तो उसमें हीट क्या होगी, बाहर निकलेगी, यानी कि और ये हीट फेंकेगा। तो अगर आप ऐसी किसी रिएक्शन को हाई टेम्परेचर पे करवाते हो तो उसका क्या होता है, उसका रिएक्शन का जो रेट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि वो पहले ही हीट बाहर फेंक रहा। अगर आप उसे हीट दोगे तो क्या होगा, उसकी रिएक्शन की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। तो हम बोलते हैं दे इवॉल्व हीट। ये वाली रिएक्शन क्या करती हैं, इवॉल्व करती हैं किसको, हीट को। सो इफ़ टेम्परेचर इंक्रीज्ड, अगर टेम्परेचर को क्या किया जाता है, टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है, देन क्या होगा, देन रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट फैक्टर इज़, थर्ड फैक्टर इज़ दैट इज़ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या होता है, कैटालिस्ट इज़ नथिंग बट ए थर्ड एलिमेंट, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अलावा एक तीसरा केमिकल होता है जो क्या करता है, जो रिएक्शन पर इफ़ेक्ट डालता है। यानी कि अगर आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अमोनिया बनानी है तो आपने नाइट्रोजन लिया, हाइड्रोजन लिया, है ना, इसको आपने जो है क्या किया, एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया, तो वहाँ से आपका क्या निकलेगा, 2NH3, यानी कि अमोनिया आपका बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्या बनना शुरू हो जाएगा, अमोनिया बनना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से जो रिएक्शन होती है इसमें क्या होता है, मतलब अगर आपने 100 लीटर लिया है और 100 लीटर रिएक्टेंट लिया है तो इसमें 1% क्या बनता है, अमोनिया बनता है। बट जैसे ही आप इसमें आयरन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हो, किसकी रिएक्शन में, आयरन की प्रेजेंस में, तो ये क्या होने लगता है, इतने टाइम में जितने में 1 लीटर बन रहा था उतने टाइम में 99 लीटर बनने लगेगा। इसका मतलब लगभग 100 गुना फ़र्क हो जाएगा। तो ये जो है ना, ये जो बीच में है ये कौन है, कैटालिस्ट है, यानी ये रिएक्शन को फास्ट कर देता है। मगर ये भी दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव कैटालिस्ट, एक होता है नेगेटिव कैटालिस्ट। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। तो अगर आपने पॉजिटिव यूज़ किया हुआ है, पॉजिटिव कैटालिस्ट अगर आपने यूज़ किया हुआ है, इफ़ पॉजिटिव कैटालिस्ट यानी कि जो रिएक्शन को बढ़ाता है, जो रिएक्शन को क्या करता है, पॉजिटिव है रिएक्शन के लिए, तो इफ़ पॉजिटिव कैटालिस्ट यूज्ड देन रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, देन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और अगर आपने क्या किया है, इफ़ नेगेटिव कैटालिस्ट यूज़ किया है, इफ़ नेगेटिव कैटालिस्ट यूज्ड देन रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये था कैटालिस्ट का रोल। अब हम अगली चीज़ डिस्कस करते हैं, दैट इज़ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। भाई देखो, रिएक्टेंट जो है ना वो जितना ज़्यादा उसका एरिया होगा उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे उतना ज़्यादा रिएक्शन बढ़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि एज द सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है, इंक्रीज़ होता है ना। द मोर द मॉलिक्यूल्स, ज़्यादा मॉलिक्यूल क्या होते हैं, मोर द मॉलिक्यूल कोलाइड, ज़्यादा मॉलिक्यूल टकराते हैं। ज़्यादा मॉलिक्यूल टकराते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये है आपका जो है सरफेस एरिया का फ़र्क पड़ता है जो। इसके बाद एक और जो है अभी और फैक्टर्स पढ़ने हैं। तो और क्या क्या फैक्टर्स हैं, फैक्टर है एक, व्हाट इज़ दी इफ़ेक्ट ऑफ लाइट, इफ़ेक्ट ऑफ लाइट, लाइट का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो अगर फोटो रिएक्शंस है, जैसे जो लाइट एब्जॉर्ब करने पे क्या होती हैं, तेज़ हो जाती हैं, है ना, वो रिएक्शन जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल AgCl है, यानी सिल्वर क्लोराइड है। तो अगर आप इसको धूप में रखते हो HNu में, तो वो तेज़ी के साथ क्या होता है, Ag+Cl2, यानी कि बहुत तेज़ी के साथ टूटती है। तो रिएक्टेंट से बहुत तेज़ी के साथ प्रोडक्ट यानी Ag और Cl2 में टूट जाता है। तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें फ़र्क पड़ता है, ऐसा तो है नहीं कि हर रिएक्शन में फ़र्क पड़ेगा आपके जो है सनलाइट का या किसी का, बट अगर पड़ता है तो क्या होगा,
सम रिएक्शन आर फोटोकेमिकल रिएक्शन। कुछ रिएक्शन क्या होती हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन होती हैं, तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, देयर स्पीड, जैसे मैंने एग्जांपल भी लिख दिया, देयर स्पीड इंक्रीज, बढ़ जाएगी ऑन इंक्रीजिंग द फोटो यानी कि लाइट। ठीक, नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज द लास्ट फैक्टर इस डिस्कशन में, उसके बाद और भी आएंगे, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, भाई जो मतलब रिएक्टेंट है ना वो खुद किस नेचर का है, इस बात पे भी तो डिपेंड करता है ना। ये थोड़ी के सारे फैक्टर बाकी हैं, जो मेन है वो भी तो करेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जो है दो रिएक्शन लो, ऐसे ऐसे ही मतलब समझाने के लिए कह रहा हूँ मैं आपको। आप एक बार लो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ से बनेगा 2NO2, है ना। और ये जो है एक रिएक्शन है कि आपने मीथेन गैस ले ली, उसे ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया और क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बना और H2O बना। तो इनमें नेचर के ऊपर है, वरना केमिकल रिएक्शन तो दोनों है। इसमें क्या होता है कि जो बॉन्ड्स हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन के, वो टूट के नए बॉन्ड बनने में कितना टाइम लगेगा, इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि ये रिएक्शन तेज़ होगी या रिएक्शन तेज़ होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो है ना, जो मीथेन के हैं रिएक्शन, जो मीथेन जो होती है, ये जो रिएक्शन है इसका होना आसान है, इसका होना मुश्किल है। इसमें NO को सिर्फ एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, यानी कि N और O के बीच में एक ही बॉन्ड है। यहाँ कार्बन को 4 बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे हाइड्रोजन के साथ। इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन से वो भी रिएक्शन कर रहा, ऑक्सीजन से ये भी रिएक्शन कर रहा, बट यहाँ कार्बन चार बॉन्डेड है और यहाँ पर सिर्फ एक बॉन्ड है। तो एक बॉन्ड को तोड़ना आसान है, इस वाले बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है। तो ये वाली रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी इसके कंपैरिजन में। तो इस तरीके से कुछ रिएक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ने वाला है या घटने वाला है। तो हम कहते हैं कि अगर ज़्यादा बॉन्ड तोड़ने पड़ रहे हैं तो रिएक्शन क्या होता है, इफ़ मोर बॉन्ड्स आर टू बी ब्रोकन, अगर ज़्यादा बॉन्ड तोड़ने पड़ रहे हैं तो देन रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, यानी कि वो स्लो हो जाएगी रिएक्शन। तो ये थे फैक्टर्स आपके जो इफ़ेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।